दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल AMU क्लास के कला सीरीज के रात के 8 बजे के आज के श्रृंखला में। तो मित्रों, शुरू करने से पहले बस यही कहूँगा कि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज AMU क्लासेस 8 को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। शाम को 5 से 6 बजे के बीच यानी इस वीडियो से मिलने से पहले आपको एक शॉर्ट क्विज मिलता है जिसमें बहुत अच्छे प्रश्न होते हैं। देखने पे नुकसान नहीं होगा लेकिन फ़ायदा 100% होगा, ये गारंटी है मेरी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। आज भी बहुत अच्छे प्रश्न हैं कल के वीडियो की तरह। प्रश्न कह रहा है, कोलाज का प्रयोग आधुनिक कला में किस आंदोलन से प्रारंभ हुआ? ध्यान से देखिएगा, पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बहुत लाजवाब प्रश्न है आज भी। पहला प्रश्न है कि कोलाज का जो प्रयोग हुआ आधुनिक कला में किस आंदोलन से प्रारंभ हुआ? ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कोलाज के बारे में आपको बताया भी गया है, आपने पढ़ा भी है। इसका प्रयोग आधुनिक कला के किस आंदोलन से प्रारंभ हुआ था? अभिव्यंजनवाद से, अति यथार्थवाद से, जंगलवाद से या संश्लिष्ट घनवाद से? ठीक है, संश्लिष्ट, ठीक है, घनवाद से। किससे कोलाज का प्रयोग आधुनिक कला के आंदोलन में प्रारंभ हुआ है? इसमें से पहला प्रश्न है। कमेंट्स की शुरुआत कर दीजिए मेरे उत्तर से पहले आज के टॉप 30 प्रश्नों की श्रृंखला का। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के उत्तर की। तो पहले का उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, संश्लिष्ट घनवाद। ठीक है, इसमें जो है कोलाज का प्रयोग आधुनिक कला के आंदोलन में प्रारंभ हुआ था संश्लिष्ट घनवाद में। तो पहले का राइट आंसर डी होगा। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, घनवाद की पहली कोलाज कृति मानी जाती है। घनवाद में पहली जो कोलाज कृति है यानी कोलाज से बनी जो कृति मानी गई पहली, वो विवस्त्र स्त्री मानी गई, बेत की कुर्सी पर वस्तु समूह माना गया, ठीक है, 3 नर्तक माना गया या सांड की लड़ाई। ठीक है, मैंने आपको वीडियो में पढ़ाया भी है पीछे कि कोलाज जो है उसका देन किसी और का है, लेकिन पहला जो उसमें काम किया वो पाब्लो पिकासो ने किया था कोलाज में। ठीक है, तो यहाँ जो प्रश्न है वो कह रहा है कि पहली कोलाज कृति मानी जाती है कौन सी इसमें से? तो मित्रों, पहली कोलाज कृति जो मानी गई वो मानी गई आपकी बेत की कुर्सी पर एक वस्तु। बेत की कुर्सी पर एक वस्तु 1912 ईस्वी में बनी ये कोलाज कृत जो है आपके पाब्लो पिकासो के द्वारा बनाई गई। बेत की कुर्सी पर वस्तु समूह, यही कोलाज की पहली कृति है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है स्क्रीन का कि विवस्त्र स्त्री किस घनवादी चित्रकार का चित्र है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी और बहुत शानदार प्रश्न है। पूछ रहा है कि विवस्त्र स्त्री किस घनवादी चित्रकार ने बनाया? पाब्लो पिकासो ने बनाया या एडवर्ड मुंक ने, ब्राक ने, जिनका पूरा नाम जॉर्ज ब्राक है, या इनमें से कोई नहीं? तो मित्रों, आज भी आपके टॉप 30 प्रश्नों की श्रृंखला में पाश्चात्य से लगभग अच्छे प्रश्न आज भी हैं। बिल्कुल कल के वीडियो की तरह बने रहिए और बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ अपनी तैयारी को मजबूत रखिए। तीसरे प्रश्न का जो कहना है उसका सही जवाब है सी, जॉर्ज ब्राक। विवस्त्र स्त्री किस घनवादी चित्रकार ने बनाया? जॉर्ज ब्राक का बनाया हुआ है। ठीक है, जॉर्ज ब्राक ने इस चित्र को बनाया। अब ये जो चित्र है किस सन में बना था इसके बारे में मैं बताता हूँ। ये आपका 1908 में बना था। कब बना था? 1908 में इस चित्र को बनाया गया था उनके द्वारा। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन का कह रहा है, घन में सतहों की संख्या कितनी होती है? जो घन होता है, घन में जो सतह होते हैं उनकी संख्या जो होती है वो 5 होती है, 7 होती है। यानी घन में कितनी सतहें होती हैं ये पूछ रहा है, मतलब सतहों की संख्या कितनी होती है, या 4 होता है या इनमें से कोई नहीं। तो अगर इस तरह देखा जाए तो देखिएगा, इस तरह से बिल्कुल कुछ इस तरह से जो है घन होता है, आपने देखा भी होगा। इस तरह से कर लीजिए, यहाँ को ऐसे मिला दीजिए, ऐसे मिला दीजिए, ऐसे मिला दीजिए, ऐसे। ठीक है, इसको घन कहेंगे। घन और घनाभ मैथमेटिकली शब्द भी है। तो अब यहाँ आपको दिख रहा होगा कि सतहों की जो संख्या होती है कितनी होती है। तो आप देख सकते हैं
ऊपर एक है आपके यहाँ ऊपर से दिख रहा है, एक ठीक उसके अपोजिट दिख रहा है, एक बाएं से दिख रहा है फिर उसके अपोजिट दिख रहा है, एक सामने वाला दिख रहा है फिर उसके ठीक अपोजिट दिख रहा है। इस हिसाब से हमारी संख्या जो होती है 6, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपके स्क्रीन का, किस घनवादी कलाकार ने मशीन का नृत्य शीर्षक से एक फिल्म बनाई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है मित्रों। प्रश्न कह रहा है आपका क्या कि मशीन का शीर्षक से एक फिल्म बनाई थी इसमें से एक घनवादी कलाकार ने, तो उनका नाम क्या लेजे था जिन्होंने बनाया था फिल्म? ठीक है, या फिर जॉर्ज ब्रॉक था, पाब्लो पिकासो या जीन मेंटजिगर? किसने जो है मशीन का नृत्य शीर्षक से एक फिल्म बनाई थी? ठीक है, यह है हमारा प्रश्न संख्या 5 आपके स्क्रीन का, जिसका सही जवाब आपका हो जाएगा मित्रों ए, लेजे ने। किसने बनाया था? लेजे ने 1924 ईस्वी में इस शीर्षक पर फिल्म बनाई थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है गर्ल विद ए मंडोलिन। क्या लिखा है? गर्ल विद ए मंडोलिन नामक चित्र किस माध्यम में बना है? ये हमारा प्रश्न है। एक्रिलिक माध्यम में, जल रंग माध्यम, तेल रंग माध्यम या वुड कट माध्यम? गर्ल विद ए मंडोलिन। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्नों की सीरीज है। टॉप 30 प्रश्न यहाँ लीजिए और डेली 5 प्रश्न क्विज में आप 5 से 6 बजे के बीच फेसबुक पे लीजिए। आपकी तैयारी मेरी गारंटी है बेहतरीन हो जाएगी। तो हमारे इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका सी, तेल रंग माध्यम में गर्ल विद ए मंडोलिन नामक चित्र बनाया गया पाब्लो पिकासो के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया है ये? पाब्लो पिकासो ने इसे 1910 ईस्वी में कैनवास पे तेल रंग पे बनाया था। ठीक है, जो इस समय आधुनिक कला संग्रहालय न्यूयॉर्क में रखा गया है, मौजूद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन का क्या कह रहा है, अभिव्यंजनवाद किस देश के कलाकारों द्वारा शुरू किया गया था? ये अच्छा प्रश्न है, ये भी बहुत बेहतरीन प्रश्न है। अभिव्यंजनवाद किस देश के कलाकारों द्वारा शुरू किया गया? ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अभिव्यंजनवाद की बात हो रही है, ना कि घनवाद की। स्पेन के देश के कलाकारों द्वारा, जर्मनी के कलाकारों द्वारा, फ्रांस के कलाकारों द्वारा या फिर अमेरिका के कलाकारों द्वारा? इसमें से कहाँ के कलाकारों द्वारा अभिव्यंजनवाद की शुरुआत की गई, प्रारंभ की गई? ठीक है, यह है हमारा प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, और इसका सही जवाब मेरे कमेंट से पहले आ रहा होगा, पूरी आशा है मुझे। इसका सही जवाब है बी, जर्मनी के। कहाँ के कलाकारों द्वारा? जर्मनी के कलाकारों द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्पिरिचुअल इन आर्ट के लेखक कौन हैं? क्या है? स्पिरिचुअल इन आर्ट, ये क्या है? पुस्तक है। ठीक है, और इस पुस्तक के राइटर इसमें से कौन है ये पूछ रहा है। क्या पाब्लो पिकासो ने इसे लिखा है, एडवर्ड मुंक ने लिखा है, साल्वाडोर डाली ने लिखा है या फिर कांडिस्की ने लिखा है? ठीक है, यह है आपका प्रश्न संख्या 8। पाश्चात्य कला से अच्छे खासे प्रश्न मैं आपको वीडियो के जरिए कल भी दिया था, आज भी दे रहा हूं। तो इसी तरह से तैयारी को अपने मजबूत रखिएगा, वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा, तभी जाके हो पाएगा। इसका सही जवाब है मित्रों डी, कांडिस्की ने। इस पुस्तक को स्पिरिचुअल इन आर्ट के लेखक जो है कांडिस्की हैं। ठीक है, और कांडिस्की जो है अभिव्यंजनवाद में आते हैं, अभिव्यंजनवाद के कला में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, इनमें से अभिव्यंजनवाद का प्रमुख कलाकार कौन था? अब ध्यान दीजिएगा, प्रश्न का पहले आशय समझिए। अभिव्यंजनवाद में बहुत सारे कलाकार हैं, लेकिन यहां कह रहा है प्रमुख, मुख्य रूप से, प्रमुख कहिए या कह लीजिए मुख्य रूप से अभिव्यंजनवाद का कलाकार इनमें एडवर्ड मुंक हैं या साल्वाडोर डाली, मैक्स अर्नस्ट या फिर ज्यूरिख। ठीक है, मुंक, साल्वाडोर डाली, मैक्स अर्नस्ट
या फिर ज्यूरिख, इसमें से अभिव्यंजनवाद का प्रमुख कलाकार कौन है? तो मित्रों, अभिव्यंजनवाद का प्रमुख कलाकार इसमें है एडवर्ड मुंक। ए राइट आंसर हो जाएगा। एडवर्ड मुंक है, जिनके बारे में मैंने कल आपको पढ़ाया भी था कि उनकी द स्क्रीम नाम की एक चित्र बनाई हुई है उन्हीं के द्वारा। अगले प्रश्न को देख लीजिए, क्या कह रहा है। टेस्टामेंट ऑफ आर्फियस, ठीक है, टेस्टामेंट ऑफ क्या है, आर्फियस में किस कलाकार ने अपनी भूमिका निभाई है? इसमें से किस कलाकार ने अपनी भूमिका निभाई है? ये भी एक फिल्म है। अब भूमिका निभाई गई मतलब फिल्म की बात हो रही है, ये जो नाम है ये एक फिल्म है, ठीक है। और ये फिल्म बनी थी 1960 में, ये भी देख लीजिए, ये फिल्म 1960 में बनी थी, जो इस फिल्म का नाम है टेस्टामेंट ऑफ आर्फियस, ठीक है। और इस फिल्म में जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जॉन कॉन्स्टेबल ने निभाई थी, या माइकल एंजेलो ने, पाब्लो पिकासो ने, या जॉन मीरो ने? यह है हमारा प्रश्न। 1960 में बनी ये फिल्म, इसमें जो भूमिका निभाई गई किसके द्वारा निभाई गई, किस पाश्चात्य कलाकार के द्वारा निभाई गई? तो मित्रों, वो थे आपके पाब्लो पिकासो। कौन थे? पाब्लो पिकासो ने इसमें अपनी भूमिका निभाई थी। अगले प्रश्न को देख लीजिए, कह रहा है जादुई यथार्थवाद के चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। जादुई यथार्थवाद, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जादुई यथार्थवाद लिखा हुआ है, के चित्रकार के रूप में मार्क शागाल जाने जाते हैं, या फिर फ्रिडा कोहलो, चुल्स चार्ट, या पॉल क्ली? तो चल रहा है आपका लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी आपको, और फेसबुक पेज को भी फॉलो करना मत भूलिएगा। तो जादुई यथार्थवाद के चित्रकार के रूप में हम जिन्हें जानते हैं उनका नाम है फ्रिडा काहलो, ठीक है। फ्रिडा काहलो जो है चित्रकार थी जादुई यथार्थवाद और अति यथार्थवाद की भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न कलाकार चित्रकार तथा भित्ति चित्रकार के रूप में, यानी इनमें से एक कलाकार ऐसे हैं जो चित्रकार और भित्ति चित्रकार दोनों रूपों में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। क्या उनका नाम डियोगो रिवेरा है, साल्वाडोर डाली है, पाब्लो पिकासो है, या लियोनार्डो दा विंची? ध्यान से देखिएगा, चित्रकार और भित्ति चित्रकार के रूप में उनकी पहचान है, तो इसमें से वो कौन सा पाश्चात्य कलाकार है, ये पूछ रहा है हमारा प्रश्न संख्या 12, जिसका सही जवाब मित्रों होगा आपका ए। क्या होगा? ए, डियोगो रिवेरा। डियोगो रिवेरा जो हैं वो एक मैक्सिकन कलाकार थे, और उनको जो है चित्रकार और भित्ति चित्रकार के रूप में प्रसिद्धि थी, ठीक है, मैक्सिकन कलाकार थे वो। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मृत्युशैया के चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, मृत्युशैया, इस चित्र को किस चित्रकार ने बनाया है? जॉर्ज ब्रॉक ने, रूसो ने, हेनरी मातिस, एडवर्ड मुंक? किस कलाकार ने बनाया है मृत्युशैया? ठीक है, अच्छा प्रश्न है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, जब भी इस तरह का संबंधित प्रश्न आए, जैसे कि अगर कहीं आपको लिखा हुआ मिले कि मृत्यु का कमरा, मृत्युशैया लिखा ही है, मृतात्मा, इस तरह के अगर क्वेश्चन आपके हों चित्र से संबंधित, तो सीधे सीधे आप जान लीजिएगा कि एडवर्ड मुंक ने उसको बनाया है। मृत्यु से संबंधित शब्दावली का इस्तेमाल एडवर्ड मुंक ने काफ़ी अच्छा किया है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बनाया है, आवाज़, बसंत ऋतु की शाम, यवन प्राप्ति, बीमार लड़की, ठीक है। इसके अलावा भी जीवन की चित्रावली और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बनाई हैं, लेकिन मृत्यु से संबंधित उन्होंने चित्र काफ़ी अच्छे बनाए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन का, प्रस्तुतिकरण निम्न में से किस कला आंदोलन से जुड़ा है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्न को मैंने क्या पूछा है, इसमें प्रस्तुतिकरण शब्द है, प्रस्तुतिकरण इन
जो है कला आंदोलन जो है ये ऑप्शन में, इसमें से कौन से कला आंदोलन से प्रस्तुतिकरण जुड़ा हुआ है, ये पूछ रहा है। घनवाद से जुड़ा हुआ है, या यथार्थवाद से, अभिव्यंजनवाद से, या फिर जंगलवाद से। ठीक है, इसमें से कौन से कला आंदोलन से प्रस्तुतिकरण जुड़ा हुआ है, यह है हमारा प्रश्न टॉप 30 प्रश्नों की आज की पाश्चात्य कला श्रृंखला का, जिसका सही जवाब जो मित्रों है वो हो जाएगा आपका सी, अभिव्यंजनवाद से जुड़ा है प्रस्तुतिकरण। 15 नंबर प्रश्न पे आप हैं इस समय, और 15वां प्रश्न कह रहा है कि किसने कहा, यानी किसका कोटेशन है कि कला दृश्यमान का पुनरुत्पादन नहीं करती, बल्कि यह दृश्यमान को बताती है। यानी किसने कहा कि कला दृश्यमान का पुनरुत्पादन नहीं करती, बल्कि यह दृश्यमान को बताती है। ये कोटेशन क्या एडवर्ड मुंक ने कहा था, उनका कहा हुआ है, या पॉल क्ली का, फ्रिडा कोहलो का है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सुपर शानदार प्रश्नों की श्रृंखला है, याद रखिएगा, और बेस्ट परफॉर्मेंस अपना याद रखिएगा, क्योंकि अभी कुछ दिन में आपको देखा होगा आपके एडमिट कार्ड जारी हो रहे हैं एच टेट के। हरियाणा जो है टेट का पेपर होने वाला है, जिन्होंने भरा होगा। केबीएस का पेपर है। ठीक है, केबीएस का कह रहा हूँ, एनवीएस का भी पेपर है, नवोदय विद्यालय का एनवीएस का पेपर है, तो उसमें भी कला है। एच टेट में भी लेवल 2 और लेवल 3 में कला है। तो ये सब प्रश्न कब आएंगे कोई नहीं जानता, इसलिए एकदम पूरे अंत तक देख के जाइएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है, यानी इस कोटेशन को जिसने कहा था उनका नाम था पॉल क्ली। किसने कहा? पॉल क्ली ने कहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न ध्यान से देखिए। एडवर्ड मुंक ने चीख का द्वितीय संस्करण किस सन में बनाया था? आपको कल भी मैंने वीडियो में पढ़ाया था कि अभिव्यंजनवाद का, आज भी पढ़ाया हूँ कि अभिव्यंजनवाद का प्रमुख कलाकार मुंक है, यानी एडवर्ड मुंक। एडवर्ड मुंक ने चीख बनाया, जिसको आप हिंदी में कहते हैं द स्क्रीम, यानी इंग्लिश शब्द का नाम हिंदी में रखते हैं द स्क्रीम, जिसको मैंने कल बताया भी था वीडियो में। इसका मतलब होता है चीख। तो उन्होंने 4 संस्करण बनाए हैं उसके, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था वीडियो में कि मुंक ने चीख के 4 संस्करण बनाए। यहाँ पूछ रहा है द्वितीय संस्करण के बारे में कि जो दूसरा संस्करण है किस सन में उन्होंने बनाया था, यह है आपका सवाल। तो मित्रों इसका सही जवाब है 1895 उन्होंने द्वितीय संस्करण बनाया था, यानी 1895 में द्वितीय संस्करण उन्होंने बनाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर प्रश्न है। अब 17वां प्रश्न कह रहा है कि किस कलाकार को आधुनिक पोस्टर का जनक माना जाता है? किसका? आधुनिक पोस्टर का जनक, आधुनिक पोस्टर का जनक माना जाता है आंद्रे ब्रेत्तो को, चुल्स चार्ट को, पाब्लो पिकासो को, या टर्नर को। ठीक है, यह है हमारा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कि किसे इसमें से आधुनिक पोस्टर का जनक माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा आपका बी, चुल्स चार्ट। क्या है? चुल्स चार्ट को जो है आधुनिक पोस्टर का जनक माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे क्या है। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से अति यथार्थवाद का समय रहा। अति यथार्थवाद, घनवाद, अति यथार्थवाद, अभिव्यंजनवाद, दादावाद, फाववाद, ये सब कौन सी कला है? ये सब 20वीं सदी की कला है। ध्यान दीजिएगा, 20वीं सदी की कला में है ये सब जो है कला आंदोलन आते हैं। ये भी आपके दिमाग में रखना है। कभी कभी क्वेश्चन मैं बना दूं या बना सकता है एग्जामिनर कि निम्न में से 20वीं सदी की कला में कौन सा कला आंदोलन आता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि घनवाद, अभिव्यंजनवाद, अति यथार्थवाद, दादावाद, फाववाद, ये सब जो है 20वीं शताब्दी की कला में आते हैं। यहाँ पूछ रहा है अति यथार्थवाद का जो समय रहा वो कब से कब तक रहा? 1920 से 1930 तक रहा, यानी उन दोनों इन्हीं के मध्य रहा, या 1930 से 40 के मध्य रहा, या 1910 के 20 और 1920 के मध्य रहा, या 1900 से 1910 के मध्य रहा। इसमें से किसके मध्य का समय रहा अति यथार्थवाद?
18वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है मित्रों ए। 1920 से 1930 के बीच का जो समय रहा वो अति यथार्थवाद का समय था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है हमारा। अगला प्रश्न कह रहा है 19 नंबर प्रश्न है, अति यथार्थवाद का जन्म किस सन में हुआ। अति यथार्थवाद का जो जन्म हुआ वो कौन से सन में हुआ। 1910 में हुआ अति यथार्थवाद का जन्म, 1915 में हुआ, 1920 में हुआ या 1930 में हुआ। ठीक है, जन्म कब हुआ अति यथार्थवाद का, कब माना गया इसका जन्म। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक प्रश्न पढ़ाया है ऊपर वाला कि अति यथार्थवाद का जो समय रहा कब से कब के बीच में रहा, तो उसको देख के ही आपका गेस हो गया होगा कि शुरुआत जो उसका हुआ था 1920 से हुआ था। 1920 से 1930 के मध्य का जो समय रहा वही आपका सूर्यलिज्म, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, अति यथार्थवाद का समय रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। फ्रेंच लेखक और कवि आंद्रे ब्रेतो निम्न में से किस वाद के प्रेरणा थे। ध्यान दीजिएगा, फ्रेंच के रहने वाले हैं, यानी फ्रेंच लेखक हैं, लेखक और कवि दोनों थे क्या। आंद्रे ब्रेतो फ्रेंच के रहने वाले थे, फ्रेंच लेखक थे वो। इसमें से कौन से कला आंदोलन के प्रेरणा थे वो, ये पूछ रहा है। यथार्थवाद के, जंगलवाद के, अभिव्यंजनवाद के या अति। अच्छा देखिए एक जगह और ध्यान, कभी कभी 20वीं शताब्दी में अगर आपसे ये पूछ दे कि 20वीं सदी में जो है जंगलवाद भी आता है, तो जंगलवाद को ही कहते हैं, आपको याद होगा, फाववाद। फाववाद को ही जंगलवाद कहा गया, ये याद रखिएगा अपने दिमाग में, तो कंफ्यूज मत हो जाएगा अगर कभी ऑप्शन में आ जाए तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है मित्रों आपका डी, अति यथार्थवाद। फ्रेंच लेखक और कवि आंद्रे ब्रेतो किस बात के प्रेरणा थे, अति यथार्थवाद के प्रेरणा थे। बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। 21वां प्रश्न कह रहा है आपसे, अति यथार्थवाद का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। किसने स्यूररियलिज्म यानी अति यथार्थवाद का शब्द का जो इस्तेमाल किया था सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आंद्रे ब्रेतो ने किया था, या गिलोम ओपोलिनेर ने किया था, या फ्रीडा कोहलो ने, या मन रे ने। ठीक है, किसने स्यूररियलिज्म शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, ये हमारा प्रश्न है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत लाजवाब प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब जो है वो हो जाएगा आपका बी, गिलोम अपोलिनेर नाम है, और ये भी कहाँ के रहने वाले थे, फ्रेंच के रहने वाले थे, फ्रेंच कवि थे ये गिलोम अपोलिनेर, और इन्होंने ही अति यथार्थवाद का प्रयोग सबसे पहले किया था। और समय भी बता देता हूँ मैं, 18 मई मित्रों, 18 मई 1917 को इस शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो ये डेट भी याद रखिएगा कि उन्होंने 18 मई 1917 को 1900 इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न, कह रहा है कि अति यथार्थवाद का पहला घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ था। अति यथार्थवाद यानी स्यूररियलिज्म का जो पहला मैनिफेस्टो था, जो घोषणा पत्र जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो 1924 में प्रकाशित हुआ था, या 1925 में, 1926 में, या 1928 में। ठीक है, तो कभी कभी देखिए कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर कहीं मान लीजिए क्यूबिज्म का पूछ दे, घनवाद का कब किया गया था, उसके बाद अति यथार्थवाद का पूछ दे, तो इसका मैं तरीका आपको बताता हूँ, आप एकदम आपके दिमाग से हटेगा नहीं वो, ऐसा मैं उसको बताऊंगा। तो पहले हम इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे, तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 1924। ठीक है, अति यथार्थवाद का पहला जो मैनिफेस्टो प्रकाशित हुआ था 1924 में, और घनवाद का जो पहला मैनिफेस्टो तैयार हुआ था या प्रकाशित हुआ था कह लीजिए, वो 1912 में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पढ़ाया भी है। तो 1912 में 1900 छोड़ दीजिए, तो जो अंक 12 है, 12 का सीधे दुगुना है 24, 12 दूना 24। तो बस ये याद रखिएगा कि घनवाद से अति यथार्थवाद सीधे उसके दुगुना के बाद जो है क्या हुआ था, उसका मैनिफेस्टो तैयार हुआ था। बस ये याद रखना है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पे क्या कह रहा है। 23 नंबर प्रश्न का कहना है कि फ्रायड, सिगमंड फ्रायड, पूरा नाम है उनका सिगमंड फ्रायड, जो एक साइकोलॉजिकल वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे। सिगमंड फ्रायड के सिद्धांत एवं मनोविश्लेषणात्मक ज्ञान से किस प्रकार के चित्रों का विकास किया गया। बहुत शानदार प्रश्न है, ये ध्यान दीजिएगा। और सिगमंड फ्रायड एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका आप जो भी सी टेट वगैरह, यूपी टेट जो है, सी टेट, एच टेट जो भी टेट देते हैं तो उसमें CDP करके क्वेश्चन पूछता है, बाल विकास मनोविज्ञान, तो उसमें सिगमंड फ्रायड और भी कई सारे, वाइगॉस्की, इन सब के बारे में पढ़ाया जाता है। तो यहाँ ये पूछ रहा है कि उनके सिद्धांत और मनोविश्लेषणात्मक ज्ञान से किस प्रकार के चित्रों का विकास किया गया, यानी आंदोलन की बात कर रहा है। अभिव्यंजनवाद के में जो चित्र बने उसका विकास किया गया, या यथार्थवाद में, अति यथार्थवाद में, या दादावाद में, किस में फ्रायड के सिद्धांत और मनोविश्लेषण ज्ञान के मतलब प्रकार के चित्रों का विकास किया गया। ये हमारा प्रश्न है। और मित्रों, हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है अति यथार्थवाद में। किसमें? अति यथार्थवाद में। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा इसको। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 24 का कहना है कि ऑटोबायोग्राफी डायरी ऑफ ए जीनियस किसकी आत्मकथा है। ऑटोबायोग्राफी आपको पता ही है। ऑटोबायोग्राफी मतलब वो इंसान जो अपनी ज़िंदगी के बारे में अपनी किताबों में लिखता हो, उसको ऑटोबायोग्राफी जो है। तो ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? उसका नाम है डायरी ऑफ ए जीनियस, और ये एक आत्मकथा है इसमें से एक कलाकार की। क्या पाब्लो पिकासो की है वो, माइकल एंजेलो की आत्मकथा है वो, फ्रिडा कोहलो की आत्मकथा है, या साल्वाडोर डाली की? इसमें से किसकी है ऑटोबायोग्राफी डायरी ऑफ ए जीनियस आत्मकथा? तो मित्रों, ये आत्मकथा जो है वो है आपकी साल्वाडोर डाली की। किसकी? साल्वाडोर डाली भी अति यथार्थवाद में आते हैं और उन्हीं की ये है आपकी ऑटोबायोग्राफी। साल्वाडोर डाली के बारे में आपने पढ़ाई होगा, गृह युद्ध की पूर्व सूचना, ईसा का क्रूसारोपण, ठीक है, ये सब उनका ही बनाया हुआ है। स्मृति की निरंतरता, जिसको आप मेल्टिंग वॉच देखिएगा, मेल्टिंग वॉच, घड़ियों का पिघलना, ये सब उन्हीं का बनाया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है कि मोन्ताज पद्धति का आविष्कार इनमें से किसने किया था। कौन सी पद्धति है? मोन्ताज पद्धति है। और इसके आविष्कारक, इसके जनक मैक्स अर्नस्ट को मानते हैं, या जॉर्ज ब्राक को, आंद्रे ब्रेत्तो को, या फ्रिडा कोहलो को। मोन्ताज पद्धति, मोन्ताज, इस पद्धति के आविष्कारक इसमें से किसको माना जाता है, या कह लीजिए कि इसमें से किसने किया था, ये पूछ रहा है। ठीक है, 25वां प्रश्न, और सही जवाब इसका होगा मैक्स अर्नस्ट को। किसे? मैक्स अर्नस्ट को मोन्ताज पद्धति, मोन्ताज। इसके अलावा एक और नाम आपको मिलेगा इनके, उन्होंने किया है फ्रोताज, उनका ही किया हुआ है। फोटोमेंटेज, उन्हीं का ही किया हुआ है। फोटोग्राम, उन्हीं का किया हुआ है तकनीक। स्मोक पेंटिंग, उन्हीं का किया हुआ है तकनीक। ये सब दिमाग में अपने याद रखिएगा, जितना नाम मैंने रखा है। कभी भी मैं उस पर प्रश्न बनाऊंगा तो याद रहना चाहिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन का कह रहा है, निसर्ग का इतिहास नामक पुस्तक किसने प्रकाशित किया था। बुक का नाम क्या है? निसर्ग का इतिहास। और इस पुस्तक को प्रकाशित किया पॉलेन ने, पॉल क्ली ने, मैक्स अर्नस्ट ने, या जॉन मीरो ने। ठीक है, तो मैंने जब भी वीडियो पर आया है, एक दो प्रश्न अगर वीडियो को छोड़ दिया जाए तो हर वीडियो में एक दो बुक के बारे में ज़रूर आपसे पूछता हूं, और किसने लिखा है ये सब अपने इकट्ठा एक जगह रख लीजिएगा, आपके लिए बहुत काम आने वाला है ये। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है, निसर्ग का इतिहास नामक पुस्तक को प्रकाशित किया था किसने? तो इसको किया था मैक्स अर्नस्ट ने। किसने? अर्नस्ट ने मैक्स निसर्ग का इतिहास पुस्तक का प्रकाशित किया था। तो इसका राइट आंसर आपका सी होगा। आगे बढ़ते हैं। 27वें प्रश्न पे इस समय मौजूद हैं और कह रहा है 27वां प्रश्न कि किस पाश्चात्य कलाकार ने धुआं चित्रण का आविष्कार किया था। किसका? धुआं चित्रण का। ध्यान दीजिएगा, धुआं चित्रण के
आविष्कारक के रूप में हम जॉन मीरो को जानते हैं, या फिर पॉलेन ने को, या फिर फ्रीडा कोहले ने को, या पिक, देखिए ने चला गया है, ये टाइपिंग मिस्टेक कहिएगा। पॉलेन ने तो उनका नाम है, जॉन मीरो को, ठीक है, पॉलेन ने को, या फिर फ्रीडा कोहलो को, या फिर पिकासो। मतलब धुआं चित्रण का आविष्कार किसने किया था, तो इसलिए ने लगा दिया गया है। जॉन मीरो ने, पॉलेन ने, फ्रीडा कोहलो ने, या पिकासो ने। तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा आपका बी, पॉलेन ने। धुआं चित्रण का आविष्कार, ये एक चित्रण है जिसका आविष्कार पॉलेन ने के द्वारा किया गया है। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए। 28वें प्रश्न क्या कहना है, डबल इमेज तकनीक किस कला में प्रयुक्त किए गए। क्या कह रहा है, डबल इमेज तकनीक कौन से कला में प्रयुक्त किए गए, जंगलवाद में, फाववाद में, दादावाद में, या अति यथार्थवाद में। डबल इमेज किस तकनीक में प्रयोग किए गए हैं, ठीक है, या किस तकनीक में की कला में प्रयुक्त किए जाते हैं, ये भी कह सकते हैं। किस कला में प्रयुक्त किए गए या किस तकनीक के कला में प्रयुक्त किए जाते हैं, गए, होते हैं, जो कह लीजिए। ठीक है, तो मित्रों इसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा डी, अति यथार्थवाद में। इसके अलावा मैंने कुछ अभी थोड़ी देर पहले नाम लिया था आपको, फोटोमेंटेज, फोटोग्राम, स्मोक पेंटिंग, ये भी इसी में इस्तेमाल किए जाते हैं, अति यथार्थवाद में। यानी डबल इमेज के अलावा फोटोमोन्टेज, फोटोग्राम, स्मोक पेंटिंग, इन सब का भी इस्तेमाल किया जाता है अति यथार्थवाद में। और सेकंड लास्ट प्रश्न देखिए, बहुत शानदार प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि एडवर्ड मुंक के बनाए चित्र, जिसका नाम चीख है, आपको पता ही है, जिसको द स्क्रीम कहते हैं इंग्लिश में। एडवर्ड मुंक के बनाए चित्र चीख के कौन से संस्करण को 120 मिलियन डॉलर में बेचा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ये भी बाकी सभी पे जो है क्वेश्चनों की तरह, लेकिन यहाँ पूछा जो चीज़ है वो ध्यान दीजिए। एडवर्ड मुंक ने चीख के 4 संस्करण बनाए हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया है। 4 संस्करण में से पूछ रहा है चीख के कौन से संस्करण के एडवर्ड मुंक के जो है आपकी सुथबी की नीलामी में 120 मिलियन डॉलर में बेचा गया मित्रों, जो इस समय वर्तमान में लियोन ब्लैक के निजी संग्रहालय में सुरक्षित है, वो जो बेचा गया। ठीक है, इतनी चीजें मैं आपको बताया हूं, ध्यान रखिएगा। तो पहला संस्करण था जिसे 120 मिलियन डॉलर में बेचा गया, द्वितीय संस्करण, तृतीय या चतुर्थ संस्करण, तो इसका सही जवाब है मित्रों तृतीय संस्करण। तीसरे संस्करण को, चीख का जो तीसरा संस्करण उन्होंने बनाया था, उसको बनाया था 1895 में। चीख के तीसरे संस्करण को 1895 में बनाया था उन्होंने, ठीक है, और द्वितीय संस्करण को भी 1895 में ही उन्होंने बनाया था, ये भी ध्यान दीजिएगा, और तृतीय को भी। लेकिन तृतीय को जो है सुथबी की नीलामी में 120 मिलियन डॉलर में बेचा गया, जो लियोन ब्लैक के निजी संग्रहालय में प्रेजेंट टाइम में क्या है, सुरक्षित है। चलिए, और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देख लीजिए, आपसे क्या पूछ रहा है। आखिरी प्रश्न कह रहा है कि अति यथार्थवाद को शुद्ध मानसिक स्वचालन के रूप में परिभाषित किया इसमें से किसने। ठीक है, शुद्ध मानसिक स्वचालन, मानसिक मतलब साइको कहते हैं ना जिसे, ऑटोमेटिज्म, प्योर साइको ऑटोमेटिज्म, यानी शुद्ध मानसिक स्वचालन के रूप में परिभाषित किया। इस शब्द के रूप में उन्होंने परिभाषित किया है अति यथार्थवाद को किसने, आंद्रे ब्रेतो ने किया है इस रूप में परिभाषित, या आपके फ्रीडा कोहलो ने, या साल्वाडोर डाली ने, या मैक्स अर्नस्ट ने, किसने किया है कि अति यथार्थवाद जो है वो एक शुद्ध मानसिक स्वचालन, ये परिभाषा में उन्होंने कहा। ठीक है, तो मित्रों आखिरी प्रश्न, सही जवाब इसका जो होगा वो हो जाएगा ए, आंद्रे ब्रेतो ने इसको परिभाषित किया कि वो शुद्ध मानसिक स्वचालन के रूप में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो और उसमें बताए गए पाश्चात्य शैली के जो टॉप 30 प्रश्न थे आज बेहद पसंद आए होंगे आपको। बने रहिए ऐसे ही, आगे अच्छे प्रश्नों के लिए
और चलिए आज के लिए दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी टाइम कुछ और बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि।